अक्षय। हेलो। जी भाई। नमस्कार आदाब। सबको। क्या हाल हाँ चाल जी। है? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप लोग शायद ठीक होंगे। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, हाँ सनातनी जी। है भाई। हाँ जी, हाँ जी। जी। मेरा 4 क्वेश्चन है। एक 4 मिनट। 4 एक। क्वेश्चन। मैं मैं एक-एक करके भी कर सकता हूँ, एक साथ 4 भी कर सकता हूँ। नहीं, एक साथ तो बस एक ही कर लीजिए। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं एक-एक करके करता हाँ। हूँ। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जैसे इंडिया एक डेमोक्रेसी है, यूके डेमोक्रेसी है, यूएस डेमोक्रेसी है, जर्मनी डेमोक्रेसी है। और क्या जो मुसलमान हैं वो डेमोक्रेसी के अंदर रहना क्या हराम है? क्योंकि कुरान में तो डेमोक्रेसी नहीं है, कुरान में शरीयत है मेरे ख्याल से। ठीक है। तो क्या डेमोक्रेसी हराम है या शरीयत में रहना चाहिए? अच्छा, क्या मुझे एक करना बात चाहिए? बताएं कि क्या सऊदी अरब एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं है। नहीं है। ना दुबई है, ना सऊदी है, ये सारे कंट्रीज नहीं है। इंडिया के सऊदी अरब से कुछ रिलेशनशिप अच्छे हैं क्या बहुत खराब हैं? नहीं, अच्छे हैं। अच्छे हैं। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से बड़े अच्छे रिलेशन हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी कोई ऐसा उसूल नहीं हुआ कि जिसके बगैर फिर हर चीज बुरी है। डेमोक्रेसी जो है वो ठीक है, एक कंट्री ने ये रूल इख्तियार किया, दूसरी कंट्री ने वो रूल, लेकिन दोनों साथ में रह सकते हैं, है ना? दोनों साथ में एक प्लेटफॉर्म पर यूनाइटेड नेशन में जमा हो सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी ही अगर बिल्कुल सही पैमाना होता, बाकी सारे पैमाने गलत होते, तो इंडिया को चाहिए था कि वो कभी भी सऊदी अरब से, दुबई से, गल्फ नेशन से वो कोई ताल्लुकात कायम ना करे। यूनाइटेड नेशन में उन सारे मुल्कों को निकाल दिया जाए, चूंकि डेमोक्रेटिक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो मुसलमान अगर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो वो एक मुआहदे के तौर पर रहते हैं। यानी हम मुसलमानों का समझ लीजिए कि एक तरह का कॉविनेंट कह लें उसको अंग्रेजी में, या मुआहिदा कह लें। उस मुआहिदे के वो पाबंद है, और मुआहिदा ये है कि भाई इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने, कानून ने जितना हमें हक दिया है हम उतना हक इस्तेमाल करेंगे। और चूंकि हम कहीं और जा नहीं सकते, भाई कहाँ जाएंगे? भाई जो इंडिया का में नस्लों से रह रहा है वो कहाँ जाएगा? तो उसको वहीं रहना है, उसी सेटअप में रहना है। तो इसलिए वो उस मुआहिदे के तहत रह रहा है कि कानून को मैं मानूंगा, कानून को मैं फॉलो करूंगा। हाँ, आपको हर मुसलमान ऐसा नहीं, लेकिन कम से कम मैं जाती तौर पर यह जरूर कह सकता हूं कि मैं डेमोक्रेसी को एक अच्छा और आइडियल निजाम नहीं समझता हूं। डेमोक्रेसी एक आइडियल निजाम नहीं है। अगर डेमोक्रेसी एक आइडियल निजाम होता तो आप देखें कि 1.2 या 3 ट्रिलियन रुपीस लगाकर एक इलेक्शन, तकरीबन 1.5 पौने 2 महीने का एक हंगामा मुल्क में हुआ, इंडिया में। नतीजा क्या निकला भाई? नतीजा ये निकला कि एक आदमी जो बड़ी मजबूती के साथ हुकूमत कर रहा था वो कमजोर हो गया। अब वो जिसकी 240 के करीब सीटें आई हैं, वो उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो गया कि जिनकी 100 सीटें क्या, 20 सीटें भी नहीं आई, 25 सीटें भी नहीं आई, उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। अब वो बार्गेनिंग करेंगे, और कर रहे हैं। वो ये कहेंगे नहीं जी हमें स्पीकर का ओहदा चाहिए, नहीं जी हमें फला मिनिस्ट्री चाहिए, नहीं जी हमें फला मलाईदार डिपार्टमेंट चाहिए। ये मलाई क्यों चाहिए उनको भाई? महज 20 सीटों के ऊपर। तो ये अब आप मुझे बताएं कि क्या डेमोक्रेसी एक स्टेबल निजाम है? नहीं है। एक अच्छे खासे मजबूत आदमी को कमजोर कर दिया ना। जी। अच्छा नहीं वो ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, एज पर कुरान क्या डेमोक्रेसी हराम है? मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ ना आपके आंसर से कि हाँ, नहीं नहीं, एज कुरान पर के कुरान मुताबिक। जो कानून है वो कुरान का कानून है। एज पर कुरान जो कानून है वो शरीयत का कानून है। और वो कानून उन जगहों के हाँ लिए है जहां पर मुसलमान पावर और मेजोरिटी में है। यानी मसलन अफगानिस्तान है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, जितने भी मुस्लिम ममालिक है 50 के करीब, वहां पर मुसलमानों के लिए यह फर्ज है कि वो कुरान और हदीस के ऊपर चले। यानी मुल्क का जो कानून हो वो कुरान और हदीस के ऊपर डिपेंडेंट हो, ये उनके ऊपर फर्ज है। वो नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। अच्छा अच्छा जो ठीक। मुसलमान माइनॉरिटीज के तौर पर मुल्कों में रहते हैं उनके ऊपर फर्ज नहीं है, चूंकि वो जाहिर सी बात है उनके पास ताकत नहीं है, उनका मुआहिदा है। ये ऐसा ही है कि मसलन मान ले मैं आपके घर में किराएदार हूं,
एक मिसाल दे रहा हूँ, हालांकि मुसलमान ये भी मान लें कि वो मुल्क में किराएदार के तौर पर नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं एक किराएदार हूँ आपका। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि भाई आप हमारे मकान को इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। अगर आप करेंगे तो आप लायबल होंगे। मैंने मान लिया, और अब मैं उस एतबार से रह रहा हूँ कि भाई मैं स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं कर सकता, मैं अपने तौर से कोई कमरा नहीं बना सकता, मैं अपने तौर से दीवार नहीं गिरा सकता। लेकिन अगर मैं अपने मकान में हूँ तो मैं अपने मकान को चाहे जिस तरीके से मैं उसमें गड़ा खोदूं, उसमें दीवारें खड़ी करूं, आप कौन होते भाई? ठीक है, तो ये मैंने आपको मिसाल समझाने के लिए दी है। ये इस वीडियो को काटकर ये ना कहा जाए कि लो भाई मुफ्ती साहब ने मान लिया कि मुसलमान तो इंडिया में किराएदार हैं। जी मुफ्ती, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँ, ये जी इंडिया के जितने भी सिटीजनशिप है सब मुआहदे के तहत रहते हैं, सब किराएदार है बिल्कुल ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल। अक्षय साहब हो, चाहे वो आसिम साहब हो, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ हर एक जो है वो स्टेट से मुआहदा करके रहता है। स्टेट किसी का नहीं है, मतलब ना तो वो अक्षय साहब का स्टेट है, ना वो आसिम साहब का स्टेट है। दोनों ने जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है स्टेट के साथ, और वो दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे रहते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो है, जो यानी कि जो सेटअप होता है डेमोक्रेटिक नेशंस का, और जो नेशन स्टेट का जो मुफ्ती साहब सेटअप से है, बात करने आया उसके था अंदर हर आप। इंडिविजुअल जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में रह रहा होता है स्टेट के साथ, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी, यानी कि स्टेट जिस आइडियोलॉजी को बैन नहीं करती है, किसी भी आइडियोलॉजी से आता हो, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट में रह रहा होता है स्टेट के साथ। ठीक, जी भाई, जी तो आपका मैं ये पहला सवाल हो मुफ्ती गया साहब मेरे से ख्याल बात से करने। काफी। जी हाँ नहीं नहीं, जी, आप हाँ जी, पूरे पैनल से बात करेंगे, दूसरा, पूरे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, पूरे पैनल से बात करेंगे, कोई मसला नहीं है। अगर कोई आप मेरी किसी बात में कोई इजाफा कर रहा है तो आपको ये राइट नहीं है, डेमोक्रेटिक राइट नहीं है यहाँ पर कि आप उसको रोके। ठीक है ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, जी। दूसरी सवाल मेरा ये है, अगर साइंस और कुरान के बीच टकराव हो, हाँ, तो क्या मुसलमान को कुरान को फॉलो करना चाहिए, साइंस को नहीं फॉलो करना चाहिए? साइंस को ये मेरा फुटबॉल बनाकर मैदान से बाहर फेंक देना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मेरा आंसर मिल गया। अच्छा, ठीक, तीसरा बस तीसरा बस हो गया भाई, हो गया। अब मैं जरा नहीं, इसकी वजाहत कर दूं, ये जो मैंने क्या साइंस को फुटबॉल बनाकर बाहर फेंकवाया है उसकी मैं वजाहत कर दूं कि साइंस और कुरान में जब लोग ये कहते हैं ना कॉन्ट्रडिक्शन, तो कॉन्ट्रडिक्शन साबित करने के लिए साइंस के उनके लिए जरूरी है कि साइंस को वो एब्सोल्यूट माने और ये कहें कि ये चेंज कभी नहीं होगी, जिस तरीके से कुरान को हम एब्सोल्यूट मानते हैं और ये कहते हैं कि ये चेंज नहीं होगा। तो अगर वो ये कह रहे हैं और फिर कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहे हैं तो ठीक है, हम बात करेंगे। लेकिन जब वो खुद ही मानते हैं कि साइंस नाम ही उस चीज का है जो एवर चेंजिंग हो, तो फिर कुरान और साइंस में कभी कॉन्ट्रडिक्शन हो नहीं सकता। और अगर कोई करता है तो भाई फुटबॉल साइंस की भी बनेगी और उस बंदे की भी बनेगी। ठीक है, चले। ठीक है, ये कंपैरिजन सब गलत है, मतलब ये कंपैरिजन ही गलत है कि एक यानी कि वो जो एब्सोल्यूट नहीं है उसको एब्सोल्यूट चीज के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। सही बात, वही बिल्कुल वही।